प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के चौथे पाठ माटी वाली, जो कि एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, अध्ययन करेंगे। इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। विस्थापन होता है एक जगह को छोड़कर के दूसरी जगह जाकर के बस जाना। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। माटी वाली कहानी है। टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में जन्मे नौटियाल जी इस कहानी में टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्या का सफलतापूर्वक चित्रण उन्होंने किया है। गरीब और श्रमिक लोग इसके कारण संकट में पड़ गए और इसका मार्मिक वर्णन हमारी संवेदनाओं को झकझोरने वाला है। जब टिहरी बांध का निर्माण हुआ तो वहाँ से कमज़ोर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को विस्थापित होना पड़ा। उनके दुख दर्द को यहाँ पर व्यक्त किया है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। वो जो औरत थी माटी वाली, उसने मिट्टी से भरा एक कंटर, एक कनस्तर अर्थात पीपा। माटी वाली, टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हों, अर्थात वे भी जानती है और लोग भी उसे जानते हैं। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं और कोई टक्कर का उसका नहीं है जो इस काम को करता हो। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। गोबरी लिपाई होती है मिट्टी में थोड़ा गोबर मिला करके जो लिपाई की जाती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। माटा खान, मिट्टी की खान। भागीरथी और भीलांगना नदियाँ, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप मिट्टी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, जो घर घर जाकर के माटी बेचने वाली है, उसका कद नाटा है, छोटे कद की है। और हरिजन दलित वर्ग की वो बुढ़िया है जिसका नाम है माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, उसके कनस्तर को भी पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। डिल्ला होता है कपड़े को मोड़ करके जो ईंडी बनाई जाती है, उसको डिल्ली कहा गया है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने
कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, अच्छे भाग्य वाली है। चाय के टाइम पर आई है, चाय का समय है, टाइम समय पर आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त। वो कहती है अगर मैं भाग्यवान होती तो खाना खाने के वक्त पर आती। चाय से कौन सा पेट भरता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फ़ौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया, फिर इकहरा फैला दिया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर झूठे झूठे ही मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले, सद्दा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। अभी सब्जी साग भाजी अभी कुछ है नहीं, चाय के साथ रोटी खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके फूंक मार के उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, चाय पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, अर्थात चाय से रोटी और भी अच्छी तरह से खाई जा सकती है, इसलिए चाय को यहाँ साग बताया गया है। भूख तो अपने में एक साग होती है, और भूख तो खुद ही अपने में एक साग होती है, सब्जी होती है। बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। ठकुराइन जी बोली कि हे बुढ़िया, भूख तो खुद ही साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात भूख मीठी होती है, भोजन मीठा अपने आप हो जाता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाज़ार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। अपने पूर्वजों की जो गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की मेहनत की कमाई है, उससे जो चीज़ें उनको मिली हैं उनको वो बेचना नहीं चाहते, उनका दिल जो है गवाही नहीं देता, अच्छा उनको नहीं लगता है। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं अब घरों में। कांसा एक धातु है, पीतल और तांबे से मिश्रित धातु कांसा होती है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, बर्तन दिखाई देते हैं, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब उस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। अब उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा
जो सक्षम नहीं है, ऐसा बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। अपने आप में वो वार्तालाप कर रही है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे पहुंचाने ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोंपड़ी है जिसमें वह गुजारा करती है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है, अर्थात झोंपड़ी भी उसकी अपनी ज़मीन पर नहीं बनी हुई है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार मुफ्त में काम करना पड़ता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। बूढ़े का एक गठरी में बदल जाना अर्थात वो बीमारी से, कमज़ोरी से बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कि कोई गांठ बांध दी गई हो, छोटी सी गठरी के समान दिखाई पड़ता है। तो वो सोचती है कि आज हम बूढ़े को कोरी रोटियां, सूखी रोटियां नहीं देगी, उनके साथ कुछ सब्जी देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5 रोटी। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, वो खा चुकी है 1 रोटी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वे चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात उनके पति का देहांत हो चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, रोजी रोटी है, धंधा है। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, 2 रास्तों को बंद कर दिया गया। पानी के जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात उसके अंतिम संस्कार की जो जगह है वो तो रहनी चाहिए, उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अमीर लोग तो अपने स्थानों को छोड़ करके दूसरी जगह बस जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहीं नहीं जा पाता है। उसको तो अपने अंतिम संस्कार की जो जगह है, शमशान है, वो बना रहना चाहिए, वो नहीं उजड़ना चाहिए। तो कई बार विकास की भेंट चढ़ जाते हैं गरीबों के रहवास, और वो दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। तो यहाँ अपना ये जो पाठ है, माटी वाली कहानी है, पूर्ण होती है।
बड़ी मार्मिक कहानी है। आइए प्रश्न हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? देखो, जो माटी वाली है वो हर घर जा कर के माटी ढोती है। जब प्रतिदिन घर घर जा कर के वो इस काम को करती है तो सभी लोग उससे परिचित हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है जो इस काम को करता है, एकमात्र माटी वाली इस काम को करती है। लाल मिट्टी की ज़रूरत शहर के हर घर में होती है। उस मिट्टी से ही रसोई में जो चूल्हे की लिपाई पुताई है वो होती है। त्योहार आदि के अवसरों पर मकान को गोबर के साथ मिट्टी मिलाकर भी लिपा पोता जाता है। तो शहर का हर व्यक्ति, किराएदार और बच्चे भी उसके सिर पर कंटर रखे उसको आते जाते घरों में मिट्टी पहुंचाते देखते हैं। तो कोई दूसरा स्त्री पुरुष उसका सहभागी नहीं है। इन सभी कारणों से शहर वाले जो हैं मिट्टी वाली को ही नहीं, उनके जो कनस्तर है उसको देखकर ही पहचान लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अपनी 2 जून की रोटी, 2 समय की रोटी जुटाने से ही फुर्सत नहीं है। वो अपने भाग्य के बारे में तो तब सोचेगी। माटी वाली जो है वो गरीब हरिजन महिला है। टिहरी शहर के पास एक गांव में रहती है। उसके पास कोई खेत या ज़मीन नहीं है। जो झोंपड़ी बनी हुई है वो भी एक ठाकुर की ज़मीन पर है। उसके बदले में भी उसको बहुत सारी बेगार करनी पड़ती है। उसका जो पति है वो वृद्ध है, बीमार है, कोई काम करने में वो सक्षम नहीं है उनका पति। तो 2 समय का खाना वो जो माटा खान से, मिट्टी की खदान से मिट्टी खोद करके घर घर पहुंचाती है, तब जाके उसको रोटी का प्रबंध हो पाता है। तो उस इतनी फुर्सत उसे है नहीं कि वो भाग्य के बारे में सोचे उसका भाग्य अच्छा है या बुरा है। उसको तो अपने खाने से मतलब है। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। भूख मीठी की भोजन मीठा, इसका क्या अभिप्राय है? कहते हैं ना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। तो भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। भूख में तो किवाड़ भी पापड़ हो जाते हैं। एक कहावत है कि भूख में किवाड़ भी पापड़ हो जाते हैं। अर्थात जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। देखो, ये जो कहावत है पाठ में 2 बार आई है। पहली बार तो जब आई थी, जब माटी वाली एक स्त्री के द्वारा उसको रोटी दी गई थी, चाय के साथ वो खा रही थी, कोई सब्जी नहीं थी उसके पास, तब उस औरत ने कहा था कि भूख मीठी की भोजन मीठा। दूसरी बार उसने इस वाक्य का प्रयोग माटी वाली ने किया था। जब उसको रोटियां मिली तो कपड़े में लपेट ली थी। 1 रोटी उसने खा ली थी और 3 रोटियां उसने कपड़े में लपेट ली थी। और वो सोच रही थी कि उसका बीमार जो बूढ़ा है वो रोटियों को देख करके प्रसन्न हो जाएगा। वो बताएगी कि साग तो है नहीं, वह कहेगा कि फिर वो कहेगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो भूख ही मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो, मालकिन के पास पुराने पीतल के गिलास हैं जो उसको उसके पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। वे उनको पुराने बर्तन खरीदने वालों को बेचना नहीं चाहती है, कबाड़ में वो उनको बेचना नहीं चाहती हो, क्योंकि उसको एहसास है, उसे पता है कि उसके पूर्वजों ने गाढ़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से उनको एकत्र किया है। उसके पूर्वजों के पास ज़मीन जायदाद और धन संपत्ति आदि सभी चीज़ें उसको विरासत कहलाती है। हमें जो पूर्वजों से जो मिलता है उसको विरासत कहते हैं। तो विरासत का अर्थ है पुरखों से प्राप्त कोई चीज़। तो कुछ बीमारियां भी हमें विरासत में मिल जाती हैं, परंतु जो धन जो है, संपत्ति जो है, उसी को यहाँ पर विरासत कहा गया है। तो वो एहसास है उसे कि कैसे वस्तुएं जुटाई जाती हैं। तो व्यर्थ में ही वो अपनी पहचान को, उनकी निशानियों को बेच करके अपने जीवन को संकट के समय उनका वो सदुपयोग कर सके, इसलिए वो व्यर्थ में ही उन वस्तुओं को बेचना नहीं चाहती है। 5वां प्रश्न है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? देखो, माटी वाली को अपने ग्राहकों के घर से 4 रोटियां मिलती हैं। 2 रोटियां एक जगह से मिलती हैं, 2 एक जगह से मिलती हैं।
एक रोटी को वे चाय के साथ खा लेती है और 3 रोटियों को पुराने कपड़े में लपेट कर घर ले जाती है। घर पर उसका बीमार बूढ़ा पति उसकी प्रतीक्षा में है कि रास्ते में माटी वाली हिसाब लगाती है कि 2 रोटियां पति को दे देगी, वह बूढ़ा 1 या 1.5 रोटी खा पाएगा क्योंकि वो बीमार है, उसको भोजन पचता ही नहीं है, और जो बची हुई रोटियां हैं वो उसके काम आ जाएंगी। तो घर में और कुछ खाने को है नहीं, रोटियां भी नहीं बनाई जा सकती, खाने वाले 2 हैं, एक तो वह स्वयं है, दूसरा उसका वृद्ध पति है। तो माटी वाली अत्यंत गरीब है और शहर के हर घर पहुंच करके वो रोजी कमाती है। तो उसकी ये मजबूरी है, रोटियों का हिसाब लगाना उसकी व्यवस्था है। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली जो है अपने पति से गहरा प्रेम करती है, उसको चिंता है, उसकी सेवा भाव उसके अंदर है, तो वो तो पूरा प्रयत्न कर रही है कि उसको रूखी रोटी ना खानी पड़े, सब्जी से वो रोटी खा ले, साग भाजी के साथ वो रोटी खा ले, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है। वो मजदूरी से प्राप्त जो पैसे हैं उनसे पाव भर प्याज खरीद के लाती है और निश्चय कर लेती है कि इस प्याज को कुचल करके और तल करके उसके साथ बूढ़े को रोटी खाने को देगी। पहले रोटी नहीं देगी, कोरी रोटी आज उसे नहीं देगी। तो माटी वाली का जो मन है उसमें पति के प्रति सच्चा प्रेम है, सेवा शुश्रूषा का, दया करुणा का भाव है, इसलिए ये कथन प्रकट होता है। 7वां प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अंत में आया है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो, संसार में कुछ लोगों के पास ज़मीन जायदाद होती है, चाहे अपनी कमाई की हो चाहे बाप दादा की कमाई की हो, मगर गरीब आदमी के पास अपना कहने को कुछ नहीं होता, न ज़मीन होती है, न जायदाद होती है, ना अपना घर होता है, ना धन दौलत होती है। तो माटी वाली के पास भी कुछ नहीं है, उसकी झोंपड़ी भी किसी ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई है। सुबह से रात तक गरीब आदमी कठिन परिश्रम करता है, धूप सर्दी बरसात हर तरह के मौसम को सहन करता है और पेट का प्रबंध करता है। मकान ज़मीन की सोच तो सपना ही रहती है उनके लिए। तो अमीर गरीब के बीच यही तो सदा भेद बना रहता है। लेकिन जब मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर और गरीब दोनों को एक जगह शमशान सम है जहाँ पर लोगों की शान, उस जगह पर जाना पड़ता है। वहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, तो वहाँ सभी की चिता जलती है। गरीब बेसहारा आदमी की लाश को कोई पड़ोसी, कोई दयालु, कोई समाज सेवी ले जाता है, तो अमीर की को उसके घर वाले। तो यहाँ क्या है, टिहरी बांध का जो पानी है वो भरने से शहर डूब रहा है। सबसे पहले जो है शमशान डूब गया। झोंपड़ी के सामने बैठी माटी वाली सोच रही कि घरों के डूबने पर अमीर लोग कहीं दूसरी जगह जाकर आसानी से बच जाएंगे, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इस शहर में तो उसका कोई घर है नहीं, बस शमशान ही तो उसका अपना है। उसके डूब जाने पर, उसके उजड़ जाने पर उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो मरने पर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिले, इसलिए वो कहती हैं कि हम गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। 8वां प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखना है। विस्थापन का अर्थ है अपने बने बनाए घर को छोड़ करके कहीं दूर चले जाना, अन्यत्र जा कर के वास करना। तो विस्थापन 2 कारणों से होता है। एक तो प्राकृतिक कारण है, प्रकृति जिसका मूल है, दूसरा मानवकृत है, मनुष्य उसमें कारण बनता है। प्रकृति में तो क्या होता है, विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं, कई बार भयानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, जिसके कारण बस्ती की बस्तियां उजड़ जाती हैं। तो वहाँ से लोगों को उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, वहाँ से उनको छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। एक मानवकृत विस्थापन है जो गलत राजनीतिक निर्णयों के कारण होता है। जैसे 1947 में क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान के नाम से दूसरा देश बना, लाखों करोड़ों जो बेघर लोग हैं बेरोजगार हो गए, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत के लिए लोग पलायन करने लगे। बांग्लादेश में भी समस्या हुई, बांग्लादेश में भी लाखों शरणार्थी भारत में आना पड़ा। तो ये समस्याएं हैं बड़ी। कई बार क्या है, निर्माण के नाम पर भी, विकास के नाम पर भी बड़े बड़े भवन, सड़कें, कारखाने, बांध बनाए जाते हैं, जिससे गरीबों का आश्रय छिन जाता है। तो वही काम यहाँ टिहरी गढ़वाल में हुआ है, बांध बनाया गया टिहरी शहर में, तो वो सब विकास की भेंट चढ़ गया वहाँ का रहन सहन लोगों का। शहर के निवासियों को विस्थापित जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि सरकार क्या है, मुआवजा देती है, लेकिन वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। उस मुआवजे से वो अपना जो आसरा है वो नहीं बना पाते हैं।
बड़ी पीड़ा होती है अपनी जगह को छोड़ करके जब दूसरी जगह में रहवास बनाया जाता है। तो कोई भी राजनीतिक निर्णय हो तो उसको सोच विचार करके अपनाया जाना चाहिए। इस तरह की समस्याओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अपना ये जो पाठ है यहाँ पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।